6 फरवरी 2018 कुवैत सिटी। उस दिन अधिकारी एक अपार्टमेंट में नॉर्मल सी इविक्शन की कार्रवाई के लिए पहुंचे थे। वहां रहने वाले लोग साल 2016 के आखिर में ही अचानक गायब हो चुके थे। घर के अंदर फर्नीचर पड़ा था, निजी सामान भी था, लेकिन घर में कहीं भी कोई तोड़फोड़ या झगड़े के निशान नहीं थे। पहली नजर में वो बस एक छोड़ा हुआ घर लग रहा था, लेकिन एक चीज अलग दिखी। कमरे के कोने में रखा एक बड़ा सा फ्रीजर, वो अब भी बिजली से जुड़ा हुआ था और चल रहा था, जबकि अपार्टमेंट 1 साल से ज्यादा समय से खाली पड़ा था। जब पुलिस ने फ्रीजर खोला तो कमरे का माहौल एक पल में बदल गया। अंदर मोटी बर्फ की परतों के बीच एक महिला का शरीर जमा हुआ था। शरीर को मोड़कर रखा गया था, बहुत ही छोटे से स्पेस में ठूंस दिया गया था। सीन इतना झकझोर देने वाला था कि अनुभवी पुलिसकर्मी भी खुद को संभाल नहीं पाए। बताया गया कि कुछ अफसर मौके पर ही रो पड़े। शरीर पूरी तरह जमा हुआ था, इसलिए तुरंत पहचान करना पॉसिबल नहीं था। उंगलियों को पिघलाने में कई घंटे लग गए, तब जाकर फिंगरप्रिंट लिए जा सके। फिंगरप्रिंट से जो पहचान सामने आई उसने मामले को और गंभीर बना दिया। वो महिला थी जोआना डेमाफेलिस, 29 साल की फिलिपिना घरेलू कामगार, जिनसे सितंबर 2016 के बाद से कोई संपर्क नहीं हो पाया था। 1 साल से ज्यादा समय तक उसका शरीर उसी फ्रीजर में बंद पड़ा रहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जोआना के साथ हुई हैवानियत की पूरी तस्वीर सामने रख दी। उसकी कई पसलियां टूटी हुई थीं, पेल्विस और किडनी में गंभीर चोटें थीं। अंदरूनी खून बहने के साफ सबूत मिले, जो ये बताते थे कि उसके साथ लंबे समय तक और बार बार मारपीट की गई थी। गर्दन पर निशान इस ओर इशारा कर रहे थे कि उसका गला दबाने की कोशिश भी की गई थी। ये चोटें किसी एक घटना का नतीजा नहीं थी, ये लगातार और योजनाबद्ध तरीके से की गई यातना की कहानी बता रही थी। मामले को और डरावना बनाने वाली बात तब सामने आई जब पुलिस को एक बयान मिला। जोआना के एम्प्लॉयर, यानी जिसके घर पर वह काम कर रही थी, नादिर आसम असाफ ने बताया कि उसने जोआना को उस वक्त फ्रीजर में डाला था जब वो बेहोश थी, लेकिन मरी नहीं थी। अगर ये बात सही है तो इसका मतलब ये हुआ कि जोआना की मौत उसी फ्रीजर के अंदर ठंड से हुई होगी, अकेले, बिना किसी मदद के। नादिर, जो लेबनान का नागरिक था, और उसकी पत्नी मोना हसून, जो सीरिया की रहने वाली थी, दोनों ने जोआना को अपने घर में रहने वाली घरेलू कामगार के तौर पर रखा हुआ था। जोआना की मौत के कुछ समय बाद ही नवंबर 2016 में ये दंपति कुवैत छोड़कर फरार हो गए। जोआना घर से गई थी अपने परिवार की जिंदगी थोड़ी बेहतर बनाने के लिए, कुछ साल विदेश में काम करना, पैसे कमाना। लेकिन 4 साल बाद वो जिंदा नहीं लौटी। वो लकड़ी के ताबूत में बंद होकर वापस आई। जब ताबूत खोला गया और यह नजारा उसकी मां के लिए सहन करना नामुमकिन था। अपनी बेटी को उस हालत में देखकर वो वहीं गिर पड़ी। ये घरेलू कामगारों के साथ हुए अत्याचार के सबसे भयानक मामलों में से एक माना जाता है। ये कहानी है जोआना डेमाफेलिस की। नमस्कार, मैं हूं साइलो और आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सपोज। इस दर्दनाक कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर आपको दुनिया भर से आने वाली क्राइम और इन्वेस्टिगेशंस की ऐसी कहानियां सुनना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिए। साथ ही कमेंट में अपने विचार और सुझाव भी जरूर लिखिए। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की कहानी में। 24 जून 1988, इलोइलो सिटी, फिलीपींस। यहीं जोआना डेनियला डेमाफेलिस का जन्म हुआ। वो अपने माता पिता क्रिस्टानो और ईवा डेमाफेलिस की 9 संतानों में 6ठे नंबर पर थी। दोनों खेती करते थे और उनका परिवार बारंगाय फेरारिस, सारा, इलोइलो प्रांत में एक साधारण से घर में रहता था। परिवार की आमदनी 2 हेक्टेयर किराए की धान की जमीन पर निर्भर थी। कमाई ज्यादा नहीं थी, लेकिन किसी तरह घर चल जाता था। दिक्कत तब बढ़ने लगी जब बच्चों की संख्या और जिम्मेदारियां दोनों बढ़ती चली गई। 9 लोगों के लिए एक फसल को पूरा साल खींचना आसान नहीं था। जोआना ने ये हालात बचपन से देखे थे। उसने सारा नेशनल हाई स्कूल में पढ़ाई की। टीचर्स और क्लासमेट्स उसे एक मेहनती और दूसरों की चिंता करने वाली लड़की के रूप में याद करते हैं। वो अपने बारे में कम, अपने परिवार के बारे में ज्यादा सोचती थी। उसके सपने भी उसी से जुड़े थे। भाई बहनों की पढ़ाई, माता पिता की मदद और घर की हालत थोड़ी बेहतर करना। हाई स्कूल के बाद उसने आगे पढ़ाई नहीं की। उसने काम करना शुरू कर दिया।
ताकि घर की मदद कर सके। साल 2013 में उसे पराना की मेट्रो मनीला में अपने रिश्तेदारों के यहाँ हाउसकीपर की नौकरी मिल गई। तनख्वाह साधारण थी, लेकिन वहां का माहौल अच्छा था। उसके साथ ठीक व्यवहार होता था और वो वहां खुश थी। बाद में जब वो उन दिनों को याद करती थी तो अच्छे अनुभवों की बात करती थी। फिर नवंबर 2013 आया। इसी महीने सुपर टाइफून हाइयान, जिसे फिलीपींस में योलांडा कहा जाता है, देश के कई हिस्सों से टकराया। ये अब तक के सबसे शक्तिशाली तूफानों में से एक था। इसमें 6,300 से ज्यादा लोगों की जान गई और 28,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। कई प्रांतों में भारी तबाही हुई और लाखों लोग प्रभावित हुए। डेमा फेलिस परिवार भी इससे नहीं बच सका। उनका घर टूट गया। धान के खेत, जिन पर महीनों मेहनत की गई थी, पानी में डूब गए। पूरी फसल खराब हो गई। जब बेचने के लिए अनाज नहीं बचा और रहने के लिए घर भी नहीं रहा, तो परिवार को उधार लेना पड़ा। कर्ज धीरे धीरे बढ़ता चला गया। खाने पीने और घर की मरम्मत के लिए अलग अलग जगहों से पैसे लेने पड़े। जोआना जो भी कमा पाती थी घर भेजती थी, लेकिन उसकी कमाई इन खर्चों के मुकाबले बहुत कम थी। इस स्थिति ने उसे अंदर से परेशान कर दिया। वो हमेशा अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन अब हालात उसके बस में नहीं लग रहे थे। मेहनत के बावजूद मुश्किलें कम होने के बजाय बढ़ती जा रही थीं। इसी दौर में जोआना ने एक फैसला लिया, एक ऐसा फैसला जिससे उसे लगा कि शायद उसके परिवार की हालत सुधर सके। एक फैसला जो उसे फिलीपींस से बहुत दूर ले जाने वाला था और जो उसकी जिंदगी की दिशा पूरी तरह बदल देने वाला था। साधारण हालात से आने वाले बहुत से फिलिपिनो लोगों के लिए विदेश जाकर काम करना कोई सपना नहीं होता, बल्कि मजबूरी होती है। खासकर मिडिल ईस्ट के देशों में काम करना, जैसे कुवैत या सऊदी अरब, आर्थिक स्थिरता पाने का सबसे तेज रास्ता माना जाता है। वहां घरेलू कामगारों की तनख्वाह अपने देश की तुलना में लगभग 10 गुना तक ज्यादा हो सकती है। साल 2016 तक करीब 22,40,000 फिलिपिनो विदेशों में काम कर रहे थे। इनमें से लगभग 56% लोग मिडिल ईस्ट में थे। जोआना ये सब जानती थी। उसे जोखिम का अंदाजा था। विदेश में काम करने वाले फिलिपिनो वर्कर्स के साथ मारपीट, शोषण और यहां तक कि मौत की खबरें कोई नई बात नहीं थी। उसके परिवार को भी डर था। उन्होंने उसे बार बार समझाया। ऐसी कहानियां सुनाई जाती थी जिनमें नौकरानियों को पीटा गया, उनका शोषण हुआ या उन्हें जान से मार दिया गया। लेकिन जोआना ने आंख बंद करके फैसला नहीं लिया था। उसने सब कुछ जानते हुए भी जाने का मन बना लिया था। बस कुछ साल, उसने कहा था, बस इतना समय कि परिवार का कर्ज उतर जाए और जिंदगी फिर से पटरी पर आ सके। उसकी जिद और भरोसे को देखकर आखिरकार परिवार मान गया। घर वालों ने मिलकर किसी तरह पैसे जुटाए ताकि रिक्रूटमेंट एजेंसी की फीस भरी जा सके। जाने से पहले जोआना ने अपने मन की सारी बातें साफ कर दी थी। वो जो पैसे कमाएगी उससे पहले कर्ज चुकाएगी, फिर घर दोबारा बनवाएगी, धान के खेतों को फिर से ठीक करवाएगी और अपने छोटे भाई बहनों को स्कूल भेजेगी। वो चाहती थी कि उन्हें वो मौके मिले जो उसे कभी नहीं मिले। मई 2014 में जोआना कुवैत जाने के लिए फ्लाइट में बैठी। उसके पास ज्यादा सामान नहीं था, कुछ कपड़े, जरूरी कागजात और दिल में ढेर सारी उम्मीदें। एजेंसी ने उसे उसके पहले एम्प्लॉयर के पास भेजा, 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर। इस दौरान उसका परिवार से संपर्क बहुत कम रहा। कुल मिलाकर करीब 3 बार बात हुई। हर कॉल सिर्फ 7 से 10 मिनट की। इन कॉल्स में उसने कभी कोई शिकायत नहीं की, कभी नहीं बताया कि कोई दिक्कत है। घर वालों को लगा कि सब ठीक चल रहा है। जब 2016 में उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ तो जोआना के पास घर लौटने का मौका था, लेकिन कर्ज अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। इसलिए उसने वापस न आने का फैसला किया। उसी एजेंसी के जरिए उसे नया काम मिला। कुवैत सिटी के अशाब इलाके में एक अपार्टमेंट में रहने वाले एक कपल के यहाँ। उनके नाम थे नादिर अस्साम असाफ और मोना हसून। शुरू से ही सब कुछ ठीक नहीं था। उसी बिल्डिंग में रहने वाली एक दूसरी फिलिपिना घरेलू कामगार की जोआना से दोस्ती हो गई। धीरे धीरे बातों में जोआना ने कुछ बातें साझा की। उसने बताया कि उसे अपार्टमेंट के अंदर हर वक्त ऐसा महसूस होता था जैसे कोई उस पर नजर रख रहा हो, जैसे वो कभी अकेली ही नहीं हो। फिर उसने एक और डरावनी बात बताई। उसके एम्प्लॉयर्स ने उसे शारीरिक रूप से सजा देना शुरू कर दिया था। कभी थप्पड़, कभी मारना, कभी बिना वजह दर्द देना। सितंबर 2016 तक हालात और बिगड़ चुके थे। जोआना ने अपनी दोस्त को बताया
कि अब उसे लगातार और बेरहमी से पीटा जा रहा है। कई बार बिना किसी कारण के उसे सख्त मना किया गया था कि वो किसी भी हालत में अपार्टमेंट से बाहर न जाए। वो पूरी तरह फंस चुकी थी। उसकी दोस्त ने उसे बार बार कहा कि फिलीपींस एम्बेसी में शिकायत करो, मदद मिल सकती है, सुरक्षा मिल सकती है, लेकिन जोआना ने मना कर दिया। जोआना अपने एम्प्लॉयर्स से बहुत डर चुकी थी। उसे डर था कि अगर उसने किसी को कुछ बताया या शिकायत की तो उसके नतीजे और भी बुरे हो सकते हैं। इसी डर की वजह से वो चुप रही। उसी महीने सितंबर 2016 जोआना किसी तरह अपनी बहन ग्रिसेल्डा से फिलीपींस में संपर्क कर पाई। बात ज्यादा लंबी नहीं थी। उसने इशारों में बताया कि उसकी हालत ठीक नहीं है, कि वो परेशान है, लेकिन उसने जानबूझकर बात को हल्का बना दिया ताकि उसके माँ बाप फिक्र में न पड़ जाए। वो नहीं चाहती थी कि घर वाले हजारों किलोमीटर दूर बैठकर परेशान हों। फोन रखने से पहले उसने एक वादा किया। उसने कहा कि वो 2018 में घर वापस आएगी। वो 2018 में लौटी भी, लेकिन वैसी नहीं जैसी किसी ने उम्मीद की थी। सितंबर 2016 की वो कॉल आखिरी बार थी जब किसी ने जोआना की आवाज सुनी। उसके बाद हफ्ते गुजर गए, फिर महीने, और फिर लंबा सन्नाटा। जोआना पहले ऐसा नहीं करती थी। वो हर कुछ महीनों में कम से कम एक बार जरूर फोन करती थी, लेकिन अब उसका नंबर लगना बंद हो गया था। उसके सोशल मीडिया अकाउंट, जहां वो पहले तस्वीरें और छोटी छोटी बातें पोस्ट किया करती थी, सब डिलीट हो चुके थे। अब साफ था कि कुछ बहुत गलत हो चुका है। उसके परिवार ने मदद के लिए हर दरवाजा खटखटाना शुरू किया। उन्होंने ओवरसीज वर्कर्स वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन और फिलीपीन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से संपर्क किया, हाथ जोड़कर गुहार लगाई कि उनकी बेटी को ढूंढा जाए। इन एजेंसियों ने जोआना को भेजने वाली रिक्रूटमेंट कंपनी के जरिए पता लगाने की कोशिश की। आवर लेडी ऑफ माउंट कार्मल ग्लोबल ई ह्यूमन रिसोर्सेज इनकॉर्पोरेटेड। लेकिन जो जानकारी सामने आई उसने चिंता और बढ़ा दी। उस एजेंसी का लाइसेंस जून 2016 में ही रद्द किया जा चुका था। जब पुराने एडमिनिस्ट्रेटर्स तक पहुंचने की कोशिश की गई तो वहां भी कोई जवाब नहीं मिला। जोआना का पहला कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका था और उसके बाद उसने कहां काम किया इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। कागजों में ऐसा लग रहा था जैसे वो बस गायब हो गई हो, लेकिन कहानी यहां और गहरी हो जाती है। लेबर सेक्रेटरी सिल्वेस्टर बेलो तृतीय के मुताबिक जोआना को जनवरी 2017 में ही मिसिंग के तौर पर रिपोर्ट कर दिया गया था। ये रिपोर्ट कुवैत में मौजूद फिलिपिनो वेलफेयर अधिकारियों तक पहुंच भी गई थी, और इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। न कोई कार्रवाई, न कोई इन्वेस्टिगेशन, न उसे ढूंढने की कोई कोशिश। जिन अधिकारियों के पास ये रिपोर्ट पहुंची थी उन्होंने उसे नजरअंदाज कर दिया। करीब 2 साल तक जोआना का परिवार इसी दर्दनाक अनिश्चितता में जीता रहा। हर दिन यही सवाल, क्या वो जिंदा है या नहीं। और इस पूरे समय में जिन लोगों का काम था उनकी मदद करना, वो पूरी तरह नाकाम रहे। फिर कुवैत सिटी के उस अपार्टमेंट में हुई खोज ने सब कुछ बदल दिया। जब इन्वेस्टिगेटर्स ने मामले को जोड़ना शुरू किया तो साफ हुआ कि यह सिर्फ एक हत्या नहीं थी, यह सब कुछ छिपाने की कोशिश थी। कुवैत की अथॉरिटीज ने पाया कि जोआना के एम्प्लॉयर्स नादिर ओसामा साफ और मोना हसून नवंबर 2016 में ही कुवैत छोड़कर भाग चुके थे, लेकिन भागने से पहले उन्होंने अपने निशान मिटाने की पूरी कोशिश की थी। 6 नवंबर 2016 को उन्होंने कुवैत इमिग्रेशन अधिकारियों को बताया कि जोआना नौकरी छोड़कर भाग गई है। इससे उसकी अचानक गुमशुदगी की एक झूठी वजह खड़ी कर दी गई। ये पूरी तरह झूठ था, एक सोची समझी कहानी, ताकि ऐसा लगे कि जोआना खुद चली गई थी, जबकि हकीकत ये थी कि उसी वक्त वो या तो मर चुकी थी या मौत के करीब थी, उसी फ्रीजर के अंदर बंद। लेकिन अब एक सवाल उठता है, अगर जोआना को ढूंढने की कोई कोशिश ही नहीं हो रही थी तो 1 साल से ज्यादा समय बाद अथॉरिटीज आखिर उस अपार्टमेंट तक पहुंची कैसे? हैरानी की बात यह है कि इसका जोआना से कोई लेना देना ही नहीं था। वो वहां उसे ढूंढने नहीं गए थे। असल वजह बहुत साधारण थी। जिस कपल ने वहां कभी रहना छोड़ा था उन्होंने महीनों से किराया नहीं दिया था। आखिरकार मकान मालिक ने कोर्ट में एविक्शन की अर्जी दी। किराया बकाया था, घर बंद पड़ा था। कोर्ट से इजाजत मिली और अपार्टमेंट को ऑफिशियली अबैंडन्ड घोषित कर दिया गया। किसी ने नहीं सोचा था कि दरवाजा खुलते ही क्या सामने आएगा, और फिर उनकी नजर फ्रीजर पर पड़ी। उसके अंदर एक लाश, और उसी के साथ सामने आ गई पूरी सच्चाई। इसके बाद सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। इंटरपोल की मदद से एक बड़ा इंटरनेशनल मैनहंट
शुरू किया गया। आखिरकार फरवरी 2018 में दोनों आरोपी दमिश्क, सीरिया में गिरफ्तार कर लिए गए। नादिर को बाद में लेबनान एक्स्ट्राडाइट किया गया, जबकि मोना सीरिया की हिरासत में ही रही। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, तस्वीर और ज्यादा डरावनी होती चली गई। सबसे झकझोर देने वाला बयान खुद नादिर की मां का था। वो कुवैत में उस कपल से मिलने आई थी और कुछ समय उनके साथ उसी अपार्टमेंट में रही थी। जो उसने बताया वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उसने कहा कि उसने अपनी आंखों से देखा था कि मोना कैसे जोआना को बार बार मारती थी। थप्पड़ मारना, बाल पकड़कर घसीटना, उसका सिर दीवार से पटकना। हिंसा इतनी ज्यादा थी कि नादिर की मां वहां ज्यादा दिन टिक ही नहीं पाई। वो अपार्टमेंट छोड़कर चली गई। बाद में नादिर ने खुद कबूल किया कि उसी ने जोआना को फ्रीजर के अंदर डाला था। अपने बयान में उसने कहा कि मोना को उस नौकरानी को टॉर्चर करने की आदत लग चुकी थी। ये सजा नहीं थी, ये सिर्फ बेरहमी थी। पड़ोसियों ने भी इन बातों की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि अक्सर अपार्टमेंट से चिल्लाने की आवाजें आती थीं, ज्यादातर मर्दों की, और उसके बाद जोर जोर से कुछ टकराने की आवाजें सुनाई देती थीं। अब जाकर उन आवाजों का मतलब समझ आया, और बाद में वही आवाजें उन्हें अंदर तक परेशान करती रहीं। तो सवाल यह है, किसी ने बीच में दखल क्यों नहीं दिया? जोआना भाग क्यों नहीं गई? इसका जवाब छुपा है एक सिस्टम में, जिसके बारे में बाहर की दुनिया बहुत कम जानती है। कफाला सिस्टम। कुवैत और कई दूसरे गल्फ देशों में माइग्रेंट वर्कर्स इसी स्पॉन्सरशिप सिस्टम के तहत काम करते हैं। उनकी रेजिडेंसी, उनका वीजा, उनका लीगल स्टेटस, सब कुछ सीधे उनके एम्प्लॉयर के कंट्रोल में होता है। बिना इजाजत वो नौकरी नहीं बदल सकते, देश नहीं छोड़ सकते, यहां तक कि अब्यूजिव घर से भाग भी नहीं सकते। अगर जोआना भागती तो उसी पल वो इलीगल वर्कर बन जाती। उसका रेजिडेंसी परमिट रद्द हो जाता, उसे अरेस्ट किया जा सकता था, जेल भेजा जा सकता था, या सीधे डिपोर्ट कर दिया जाता। ये सिस्टम भागना मुश्किल नहीं बनाता, ये भागना खतरनाक बना देता है। ये एम्प्लॉयर्स को पूरी ताकत देता है और वर्कर्स को बिल्कुल अकेला छोड़ देता है। पड़ोसी जो अब्यूज समझ रहे थे वो भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि नादिर और मोना की इजाजत के बिना कोई लीगल रास्ता नहीं था। सिस्टम ने खामोशी तय कर दी थी, कंट्रोल तय कर दिया था। और जोआना का मामला कोई अकेला केस नहीं था। सिर्फ 2017 में ही कुवैत में फिलीपीन एम्बेसी को करीब 6000 अब्यूज कंप्लेंट्स मिली थी। मारपीट, सेक्सुअल हैरेसमेंट, रेप, सब शामिल था। जोआना हजारों में से सिर्फ एक थी, लेकिन उसकी मौत ने कुछ ऐसा किया जो बाकी केस नहीं कर पाए। उसने पूरे सिस्टम को बेनकाब कर दिया। जोआना डेमा फेलिस सिर्फ 2 लोगों की शिकार नहीं बनी, वो उस टूटे हुए सिस्टम की पहचान बन गई जो सबसे कमजोर लोगों की हिफाजत करने में पूरी तरह नाकाम रहा। जिस पल जोआना की कहानी फिलीपींस पहुंची, पूरा देश जैसे थम सा गया। उसकी मौत की बातें फैलते ही आग की तरह फैल गई। हर नई जानकारी के साथ गुस्सा और दर्द दोनों बढ़ते गए। टीवी पर खबरें देखते हुए कई घरों में लोग टूट गए। ये सिर्फ दुख नहीं था, ये गुस्सा था। हर तरफ बस एक ही सवाल था, ये हमारे साथ कैसे हो गया? उस वक्त के फिलीपीनी राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते ने खुलकर बात की। उन्होंने जोआना की मौत को देश के लिए शर्म बताया और तुरंत कुवैत में फिलीपीनी वर्कर्स को भेजने पर रोक लगाने का ऐलान कर दिया। बिना चेतावनी, बिना इंतजार, सीधा बैन। इतना ही नहीं, उन्होंने करीब 10,900 फिलीपीनी लोगों के लिए फ्री फ्लाइट्स का भी ऐलान किया, जो कुवैत में बिना वैध वीजा के रह रहे थे। यह फैसला उन 2.5 लाख लोगों पर असर नहीं डाल सका जिनके पास लीगल वर्क वीजा था, जिनमें से ज्यादातर घरेलू कामगार थे। लेकिन मैसेज बिल्कुल साफ था, फिलीपीनी लोग गुलाम नहीं हैं। वो कोई सामान नहीं है जिसे इस्तेमाल करके फेंक दिया जाए। दुतेर्ते ने गुस्से में कहा, ये लोग आपके देश आते हैं सेहतमंद, खुश और उम्मीदों से भरे हुए। ये लाश बनकर वापस नहीं आने चाहिए। 16 फरवरी 2018 को जोआना आखिरकार घर लौटी। उसका शव मनीला एयरपोर्ट पहुंचा, एक सादे लकड़ी के ताबूत में। जैसे ही कार्गो एरिया से ताबूत बाहर निकाला गया, उसकी बहन जेसिका फूट फूट कर रो पड़ी। वो ताबूत से ऐसे चिपक गई जैसे छोड़ना ही नहीं चाहती हो। अगले दिन ताबूत इलोइलो पहुंचा। वहां उसकी मां ईवा पूरी तरह टूट गई। वो ताबूत पर हाथ मारते हुए जोर जोर से रोने लगी, जैसे आखिरी बार अपनी बेटी को जगा लेना चाहती हो। परिवार ने सफेद कपड़े पहने थे जिन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जस्टिस फॉर जोआना डेमा फेलिस। अंतिम संस्कार में सरकारी अधिकारी भी आए।
खुद राष्ट्रपति भी पहुंचे, कैमरे हर तरफ थे, लेकिन कोई भी चीज उस खालीपन को नहीं भर सकती थी जो जोआना छोड़ गई थी। 3 मार्च 2018 को जोआना को उसके गांव में दफनाया गया, वही जगह जहां वो एक दिन लौटने का सपना देखती थी, खुशहाल, कामयाब, कर्ज से मुक्त, अपने परिवार के साथ। लेकिन वो सपना अधूरा रह गया। अब सवाल था, जो जिम्मेदार थे उनका क्या हुआ? अप्रैल 2018 में कुवैत की क्रिमिनल कोर्ट ने नादिर असम असफ और मोना हस्सून दोनों को हत्या का दोषी ठहराया। सजा सबसे सख्त थी, फांसी। लेकिन यहां भी एक सच्चाई थी, दोनों पहले ही देश से भाग चुके थे। उन पर केस इन अब्सेंशिया चला, यानी बिना उनकी मौजूदगी के फैसला हुआ। फैसला कागजों पर था, लेकिन उसे लागू करना मुमकिन नहीं था। कुवैत उन्हें छू भी नहीं सकता था। इसके बाद दोनों के केस उनके अपने देशों में अलग अलग चले। सीरिया में मोना पर मुकदमा चला। सितंबर 2019 में उसे दोषी पाया गया, लेकिन सजा सुनकर सब हैरान रह गए। सिर्फ 8 से 15 साल की जेल, ऐसी सजा जिसमें वो अपनी 40 की उम्र में बाहर आ सकती थी। नादिर का केस लेबनान में सालों तक खींचता रहा, तारीख पर तारीख, देरी, अपील और फिर सन्नाटा। 2023 तक भी खबरें यही कहती रहीं कि उसका ट्रायल अभी भी चल रहा है, कोई आखिरी फैसला सामने नहीं आया। कुवैत ने उसे वापस भेजने की मांग की, लेकिन लेबनान ने मना कर दिया। कागजों पर नादिर को मौत की सजा मिली थी, लेकिन हकीकत में उसका अंजाम आज भी साफ नहीं है। यही इस केस की सबसे कड़वी सच्चाई है। जोआना पहली विदेशी कामगार नहीं थी जो जुल्म का शिकार बनी, और जब तक हालात नहीं बदलते शायद वो आखिरी भी नहीं होगी। आज भी उसकी जैसी घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं, बार बार, अलग अलग देशों में, अलग अलग घरों में। ये सिर्फ किसी एक इलाके की समस्या नहीं है, यह हर जगह हो रही है। मैंने ऐसा ही एक और केस अपने चैनल पर कवर किया है जो मलेशिया का था। आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। ऐसी कहानियां हमेशा एक जैसे पैटर्न दिखाती हैं। माइग्रेंट वर्कर्स अपने घर छोड़ते हैं उम्मीद के साथ, अपने परिवार की उम्मीदों को कंधों पर लेकर जाते, लेकिन कुछ के लिए दरवाजा पीछे से बंद हो जाता है। कोई मदद नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। अगर आप या आपका कोई जानकार विदेश में काम कर रहा है और अब्यूज झेल रहा है, तो चुप मत रहे, मदद मौजूद है। एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स, वर्कर सपोर्ट ग्रुप्स, ऐसे लोग हैं जो आपकी बात सुनेंगे। कोई भी सपना आपकी जिंदगी के बदले में नहीं होना चाहिए। कोई भी नौकरी आपकी सेफ्टी से बढ़कर नहीं है। हर वर्कर का हक है रिस्पेक्ट का, हर इंसान का हक है प्रोटेक्शन का। तो आज की कहानी बस यहीं तक। मैं फिर आऊंगा एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।